आज के वीडियो में जिक्र करेंगे दिल्ली सल्तनत का उदय और ये दिल्ली सल्तनत के उदय के पीछे क्या क्या वजह था, क्या क्या कारण था। और इसी वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और सल्तनत काल की मुख्य विशेषताएं भी देखेंगे। मुख्य विशेषताएं, इसके अलावा जो स्थापत्य एवं कला है, स्थापत्य एवं कला, फिर दक्षिण के स्वतंत्र राज्य। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये टॉपिक आपके लिए बीपीएससी ट्रे 3, ट्रे 4 जो भी हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। इसके अलावा जो 6 to 8 के सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बिना देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये दिल्ली का जो इतिहास है, दिल्ली का इतिहास, इसको प्राचीन काल में दिल्लिका कहा जाता था। और यहाँ पर 11वीं सदी में जो है अनंगपाल तोमर इस दिल्ली का संस्थापक था। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक कौन था? अनंग तोमर, जो 11वीं सदी को माना जाता है, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो, एक किताब है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई की लिखी हुई है, चंद्रवरदाई की, और उसी में इस दिल्ली का जिक्र है, इस दिल्ली का जिक्र है। पृथ्वीराज रासो में दिल्ली शहर को ढिल्ली या ढिल्लिका कहा है। क्या कहा है? ढिल्ली या ढिल्लिका। और हम लोग अपने रीजन में ही देख रहे हैं कि दिल्ली हो गया, फिर दिल्ली हो गया, ये नाम परिवर्तन होते रहता है। तो अभी वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? दिल्ली या दिल्ली हिंदी में। दिल्ली में दहली वाल, इसी दहली वाल के कारण जो है अभी वर्तमान में इसका नाम दिल्ली कर दिया गया है। दहली वाल कहे जाने वाले प्रसिद्ध सिक्के भी ढाले गए। ये दहली वाल, यानी इस समय जो अनंग तोमर का शासन था उस समय दिल्ली को वो बनाए, दिल्ली स्थापित किए और वो राजा बने और एक सिक्का जारी किया। उस सिक्का का नाम था दहली वाल कहे जाने वाले प्रसिद्ध सिक्के। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है क्या कि दिल्ली राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो अनंग तोमर। और वहाँ पर कौन से सिक्के ढाले जाते थे? तो दिल्ली वाल नामक सिक्के डाले जाते थे। चौहान राजा विग्रह राज ने 1170 ईस्वी में तोमरों को युद्ध में हराकर अपने अधीन कर लिया व अपना सामंत बनाया। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। देखिए चौहान राजा था, एक राजा थे विग्रह राज। ये 1117 में क्या किए कि तोमरों को हरा दिया। ये जो तोमर थे इसको हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इसी तोमर को क्या करता है कि अपना वो एक तरह से सामंत बना दिया, सामंत बनाकर अपने कब्जे में कर लिया। 1193 ईस्वी में गौरी ने चौहानों का दमन करते हुए दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर दिया। अब यही गौरी जो थे, गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर वहाँ से गुलाम वंश का स्थापना होता है 1193। इसका जिक्र हम लोग आगे डिटेल से करेंगे। 1193 ईस्वी में गौरी ने क्या किया? इस चौहान को हरा दिया और फिर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर गुलाम वंश की स्थापना की। अब यहीं से हम लोग देखेंगे उसके जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश थे, वंश का एक सिस्टमैटिक राजा आप नोट कर लीजिएगा और उस राजा के कुछ विशिष्ट कार्य हैं, विशेषताएं हैं, उसको भी आप नोट करते हुए जाइएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है ना, कुछ वहाँ का जो समाज है, कुछ लेखक थे, उनके हिसाब से क्वेश्चन भी पूछता है। तवारीख, ये तवारीख क्या है? हम लोग तारीख लिखते हैं जिसको डेट कहते हैं। इसी तारीख, ये तारीख क्या है? एक वचन। ये तारीख एक वचन है और ये तवारीख जो है बहुवचन है। ये तवारीख बहुवचन है, याद रखिएगा। तो तारीख और तवारीख एक ही है, बस तारीख क्या है? एक वचन, और तवारीख क्या है? बहुवचन। तो इसके जो लेखक होते थे, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुसज्जित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे।
तवारीख के लेखक नगरों विशेषकर दिल्ली में रहते थे, जो इनाम पाने के लिए अपने लेख सिर्फ सुल्तानों के लिए ही लिखते थे। यह शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार तथा लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। देखिए ये जो लेखक होते थे, आप पढ़े होंगे प्राचीन काल में प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो उनके दरबारी लेखक कवि या विद्वान लिखते थे राजा के सिर्फ प्रशंसा में, उसका जो अपमान होता था, उसका जो निगेटिव पॉइंट होता था, वो सब नहीं लिखे जाते थे। तो उसी तरह ये दिल्ली सल्तनत के रीजन में भी तवारीख लिखे जाते थे, और ये दिल्ली जैसे शहरों में रहते थे और राजा की प्रशंसा में लिखते थे इनाम पाने के लिए। और ये राजा को सलाह क्या देते थे कि आपका शासन करना जन्मसिद्ध अधिकार है, आप जैसे जन्म ले लिए तो समझिए कि आपका ही शासन होगा, आपको ही शासन करना। और लिंग भेद पर यानी महिलाओं को शासन प्रशासन में भाग लेने का सलाह ये तवारीख लिखने वाले लोग नहीं देते थे। इसी वजह से जो है देखिएगा दिल्ली सल्तनत में ही एक महिला शासिका, भारत की पहली महिला शासिका हुई थी रजिया सुल्तान। उस रजिया सुल्तान को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी वो अपने जो है दम पर, अपने बुद्धि विवेक पर कम से कम 4 साल शासन किया। हालांकि बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। तो ये आदर्श समाज मानते थे क्या, जहाँ पर महिलाएं शासन प्रशासन में भाग न ले। हालांकि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसके अलावे जो इतिहास का पता चलता ही है, इसके अलावे जो उनके अभिलेख हैं, दिल्ली सल्तनत के सिक्के चलाए हैं, बिल्डिंग्स बनाए हैं, उन सभी से भी इतिहास का पता चलता है। मगर और भी महत्वपूर्ण इतिहास तारीख एक वचन, ये याद रखिएगा, ये सीटेट में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है और पूछता भी है। तारीख क्या है? एक वचन, और तवारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखा करते थे। ये जो तवारीख लिखा जाता था किस भाषा में? फारसी भाषा में। ये भी याद रखिएगा, फारसी भाषा। अब देखिए ये जो दिल्ली सल्तनत का राजा हुए, वंश हुए, पहले गुलाम वंश। हम लोग पहले एक वंश का एक जो है ना दायरा कर लेते हैं कि पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, सिस्टमैटिक कर सकते हैं आप, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो ये इतने शासक हुए, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो कई जगह आप ट्रिक भी अपनाते हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब, गुलाम, खिले, खिलजी, तो तुगलक, सांस, सैयद, लोदी। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। ये वंश का सिस्टमैटिक था। अब इसी गुलाम वंश में जो राजा हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का ये गुलाम था, और 1206 से इन्होंने 1210 तक शासन किया था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, बलबन 1249 से 1286 ईस्वी। अब देखिए मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद गुलाम वंश का अंतिम राजा था कैकाबाद। तो हम लोग एक एक राजा का कथनी और करनी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न रहता है एक सिस्टमैटिक रूप से। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने शासन कब से किया? 1206 से 1210। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसे उसके मरने के बाद 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। एक दिलचस्प कहानी है, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि ये गुलाम वंश इसको इसलिए कहा जाता था कि इस समय के जो शासक होते थे, राजा होते थे, अपने सगे संबंधी और संतान पर भरोसा नहीं करते थे, और यहाँ तक कि वो राज्यपाट जो है अपने पिता की ही हत्या करके कर दिया करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये राजा लोग क्या करते थे, कहीं से भी देखा कि स्वस्थ आदमी है, मोची हुआ, नाई हुआ, धोबी हुआ,
यानी छोटा छोटा काम करने वाले हैं उसको उठाया और उसको अच्छे से ट्रेनिंग दिया करते थे और प्रशिक्षित करते थे, ट्रेनिंग करते थे, तलवारबाजी सिखाते थे, युद्ध कला सिखाते थे और सिखाने के बाद उसी को वो वारिस घोषित कर देते थे। तो वो एक तरह का गुलाम बना कर रखते थे, तो इसीलिए इस वंश का नाम ही गुलाम वंश पड़ गया। तो आप देख रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसी ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की। इसकी राजधानी लाहौर थी और बाद में दिल्ली बनी। अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था कि ये लाखों का दान दिया जाता था, बहुत दानी थे, दानवीर कर्ण की तरह ये दानी थे, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार बनाने का कार्य शुरू किया। अब कुतुब मीनार दिल्ली में है, वहाँ कुतुब मीनार बनवाया गया। वो किसकी याद में है? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी की याद में 1199 ईस्वी में इन्होंने कुतुब मीनार बनवाने की कार्य शुरू किया, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद जो शासक आए थे इल्तुतमिश, उसने पूरा किया उस कुतुब मीनार को। इसने दिल्ली में भारत की प्रथम मस्जिद कुतुब अल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। अब देखिए इसका 3 काम था। 3 काम क्या था? कुतुब मीनार का शुरू कर दिया, कुतुब मीनार शुरू कर दिया, और भारत में यानी दिल्ली में पहला मस्जिद जो कुतुब अल इस्लाम मस्जिद था, और अजमेर, राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा से है क्या कि वो अजमेर गए थे, वहाँ वो 2.5 दिन रुके थे, तो उसी झोपड़ा को कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते हुए। चौगान क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि घोड़ा कंपटीटर रहता है, घोड़ा पर बैठा रहता है, उसके हाथ में एक स्टिक या कुछ रहता है, बॉल को मारता है और एक जो है निर्धारित गोल पर ले जाता है, तो वही चौगान है। उस चौगान को खेल रहे थे और उसी में क्या हुआ कि वो गिरकर मर गए। तो इसको लाहौर में दफनाया गया। कहाँ पर? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मकबरा कहाँ है? लाहौर में। अगला राजा हुआ इल्तुतमिश। इन्होंने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। अब देखिए आराम शाह को बैठाया गया, लेकिन वो अयोग्य था। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम एवं दामाद, ये भी देखिए क्या थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम था, देखा क्या ये अच्छे से प्रशिक्षित हो गया, ट्रेनिंग हो गया, फिर अपनी बेटी का शादी कर दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से, इसलिए ये गुलाम थे पहले, उसके बाद दामाद हो गया। इसने क्या किया? आराम शाह की हत्या कर दी और फिर शासन संभाल लिया। इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक जो थे ये इल्तुतमिश थे, ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी कांटों की सेज की तरह मिला, जिसके कारण थे ये देखिए कई कारण थे। जैसे ही इल्तुतमिश जो थे गद्दी पर बैठा तो एकदम इसके लिए खतरा था कि राजपूत का चारों तरफ से आक्रमण होने लगा। दूसरा आंतरिक कलह। अब देखिए आंतरिक कलह, जो आराम शाह था, वो भाई बहन वो लोग आंतरिक कलह में जो है राजा को तंग क्या करते थे? मंगोलों का आक्रमण का डर, मंगोल करते रहते थे आक्रमण, तो ये कांटों की सेज की तरह इसको मिला था, ये इतिहासकार का मानना था। कारण क्या था? कारण था राजपूत का आक्रमण, आंतरिक कलह और मंगोल का आक्रमण। इल्तुतमिश यानी इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण हुआ। देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसकी दिल्ली वहाँ लाहौर राजधानी थी। बाद में क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर ले आया। इसने चालीसा दल, जो वफादार गुलाम का समूह था, की शुरुआत की, जिसका नाम जो है तुर्काने चहलगान था। अब देखिए इसने एक चालीसा दल, उसमें एकदम मजा हुआ गुलाम, 40 गुलाम का एक सदस्य था और वो स्थापित किया था। उसका नाम रखा था तुर्कान ए चहलगान। तुर्कान ए चहलगान क्या था? एक चालीसा दल था जो एकदम वफादार और गुलाम थे। ये इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसने इक्ता प्रणाली में क्या होता है कि सेवा के बदले ज़मीन या जागीर दे देना,
तो एकता प्रथा की ये शुरुआत कर दिए कि जो भाई सेना में है या फिर बड़े बड़े पोस्ट पर मंत्री पर है, अब उसको क्या करेंगे, ज़मीन दे देंगे, जागीर दे देंगे, उसी से आप अपना कर वगैरह चुकाइए, कर उठाइए और अपना भरण पोषण कीजिए। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, टांका चांदी का था, चांदी का टांका चलाया, और यही टांका जो है बाद में बांग्लादेश का सिक्का भी बन जाता है जिसको टाका कहते हैं। और हम लोग भी, भारत के लोग भी बोल चाल में सोचिए ना 2 टका 4 टका 5 टका बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में तो खूब बोला जाता है, रुपया बोलता ही नहीं है। तो ये यही टांका था कि 2 प्रकार का सिक्के चलाया, जो चांदी का टांका था, जीतल ये तांबा का सिक्का था, जो अरबी शैली में बने थे। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की शुरुआत की। टकसाल, जहाँ पर सिक्का छपता है उसको कहा जाता है टकसाल। तो जहाँ भी सिक्का जो है ढाला जाता है उस टकसाल का कुछ ना कुछ नाम होता था, तो उस टकसाल का भी नाम इन्होंने सिक्के पर लिखवाना शुरू कर दिया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुब मीनार का काम स्टार्ट करवाया था, शुरू करवाया था, उसी कुतुब मीनार को क्या किया, कुतुब मीनार को ये इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। देखिए, उस समय क्या होता था कि कहीं भी कितनों भी बड़ा राजा हो जाए, लेकिन मुस्लिमों में क्या होता था कि जो उसका खलीफा होता था, जिसको हम लोग धर्म गुरु कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि विश्व में जहाँ से मुस्लिम शासकों का प्रचलन शुरू हुआ तो उनको जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखता था, तो उनसे वो अपना जो है एक तरह से खलीफा, उसको वो खलीफा कहते थे, और वो खलीफा जो थे उसको उपाधि देते थे, हाँ वैध करते थे। एक तरह से कहें कि राजा को वैध करते थे कि हाँ तुम फला जगह का राजा है। तो यही बाद में क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन होता है स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, जिसमें जो है गांधी जी भी साथ देते हैं, तो उसकी कहानी अलग है। वहाँ पर हम लोग जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने ही पहली बार गुंबद, जो मस्जिद में देखते हैं गुंबद, वो गुंबद बनाने का कला जो है इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था भारत में, इसीलिए गुंबद निर्माण का इसको पिता कहा जाता है। इसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया क्योंकि वह अपने पुत्रों को अयोग्य मानता था। अब देखिए, ये इल्तुतमिश ने क्या किया, अपनी बेटी को, जो रजिया सुल्तान थी, अपनी बेटी को उत्तराधिकारी मान लिया, बाकी सबको जो बेटा उठा था उसको अयोग्य मानता था। और शुरू में भी बोले कि ये गुलाम वंश जो है अपने पुत्र पर भरोसा ना करके गुलामों पर ज़्यादा भरोसा करते थे। अब गुलाम पर भला क्यों नहीं भरोसा करे। अब जो मोची है, जो धोबी है, जो नाई है, उसका जीवन मुश्किल से कट रहा है और राजा उसको उठाकर फर्श से अर्श तक ले जाए, तो सोचिए कि उसके दिल में कितना सम्मान होगा। तो वही सम्मान के कारण जो है ये लोग गुलामों को शासक बना देते थे। अब देखिए, रजिया सुल्तान ने जो शासन किया 1236 से 1240 तक, रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। यानी दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और अंतिम भी था, उसके बाद कोई बनी भी नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम थी। अब मिन्हाज-ए-सिराज, ये खुद इल्तुतमिश ने भी कहा कि मेरा बेटा अयोग्य है, हम अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाते हैं। और इतिहासकार जो उस समय के थे मिन्हाज-ए-सिराज ने जो है एक किताब लिखा था, कौन, तबकात-ए-नासिरी। ये क्वेश्चन भी पूछता है, आप इसको याद रखिएगा। स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य एवं सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह उसे शासिका के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी महिला होना। जैसे देखिए, पहले ही जो तवारीख में लेखक, कवि, दरबारी लिखते थे, विद्वान लोग लिखते थे कि राजा जन्म सिद्ध अधिकार बना देते थे, तुम जन्म ही लिए हो राजा बनने के लिए। दूसरी बात लिखते थे कि लिंग भेद पर आधारित वो शासन करने की सलाह देते थे। अब वो सलाह दे रहे हैं तो इसका मतलब समाज में भी सम्मान है, महिला के अंडर में हम रहेंगे, महिला राजा बनेगी, रानी बनेगी और हम उसका मंत्री बनेंगे, हम उसका सेवक बनेंगे। तो इस तरह का भावना को वो लोग दर्शा देते थे। तो इसलिए रजिया की सबसे बड़ी कमजोरी महिला होना था। उसने सरहिंद जो पंजाब है,
वहाँ के सूबेदार अल्तुनिया से शादी की थी। पंजाब के जो सरदार सूबेदार थे अल्तुनिया से शादी की थी रजिया ने। 1240 ईस्वी में कैथल के युद्ध से लौटते समय षड्यंत्रकारियों ने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिए। अब ये कैथल का युद्ध से लौट रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, रजिया और ये अल्तुनिया। वहाँ पर षड्यंत्रकारी लोग क्या किए, वहाँ पर मौत उसके घाट उतार दी। रजिया की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत में बहुत से शासक आए, उसका वंशज वगैरह आए, जैसे बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, जो अयोग्य थे, और अंत में बलबन ने सत्ता की बागडोर संभाली। बहुत से छोटे छोटे कार्य के लिए 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना के लिए आया ये लोग, लेकिन ये अयोग्य होने के कारण तब बलबन ने इसको यहाँ का शासन संभाला। अब देखिए जो रजिया सुल्तान जो बनी थी शासिका, अब ये अन्य महिला शासिकाओं का भी जिक्र मिलता है इतिहास में। इसी तरह का 2 महत्वपूर्ण थी उस समय का। तत्कालीन समय में आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ये भी शासिका थी, जो 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक शासन किया था। इनका व्यवहार रजिया के बिल्कुल विपरीत था। अब देखिए रजिया क्या करती थी कि मतलब पुरुषों की तरह कपड़ा, चोली कावा, ये सब जो है टोपी, ये पुरुषों की तरह कपड़ा पहनकर सिंहासन पर बैठती थी और शासन करती थी। लेकिन ये जो थी, ये क्या थी, रानी रुद्रमा देवी, ये रजिया से बिल्कुल इसका विपरीत था। ये एक सभी महिला की तरह शासन करती थी और इसको लोग स्वीकार भी करते थे। कश्मीर की रानी दिद्धा, ये 980 से 1003 ईस्वी तक शासन की, और इसका नाम लोग जो है ना, इसी दिद्धा जो थी, दीदी, इसी से प्रिय नाम निकला था दीदी, जो प्यार का संबोधन था। ये था क्या कि उस तत्कालिक जो रजिया सुल्तान शासन कर रही थी, उसके आसपास के समय में ये कुछ महिलाएं शासिकाएं थी। आगे देखिए बलबन, अब ये बलबन देखिए कि रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है 1240 ईस्वी में। उसमें कई राजा आते हैं जो अयोग्य होते हैं और बहुत अधिक वो शासन नहीं कर पाते हैं। लगभग 9 साल तक शासन इधर उधर, कभी ये कभी वो करते रहे। लेकिन 1249 ईस्वी में क्या किया कि बलबन, पहले ये थे कौन, चालीसा दल, जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल स्टार्ट किया था। अब इसी चालीसा दल में क्या था कि 40 वफादार गुलाम थे, तो उसी गुलामों में से एक था बलबन जो था वो चालीसा दल का सदस्य था, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले चालीसा दल को समाप्त किया तथा अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया। अब क्या किए, जो इल्तुतमिश ने चालीसा दल स्टार्ट किया था, यानी वफादार गुलामों का, अब ये जैसे गद्दी पर बैठा, बोला चालीसा दल अब नहीं रहेगा, चालीसा दल नहीं रहेगा, हम वफादार गुलाम नहीं रखेंगे। तो इसने क्या किया, जो विरोध करते थे, विरोधी थे, उनके लिए ये लौ एवं रक्त, लौ मतलब समझिए कि तलवार लोहे का बना होता था, तो लौ और रक्त यानी कठोर नीति था ये, कि मार काट के भी सल्टा देना है। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले नवरोज उत्सव की शुरुआत की, यानी पारसी लोग जो है नवरोज मनाते थे, नया साल मनाते थे, उसकी शुरुआत बलबन ने की थी। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने सजदा और पाबोश जो है ये शुरू किया था। सजदा क्या था कि घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना, मतलब सुल्तान का जो है ना प्रतिष्ठा बने, घुटने के बल पर बैठकर सर को झुकाना सजदा कहलाता था। और पैबोस का मतलब क्या होता था, एकदम दंडवत पेट के बल हो जाना और राजा का पैर चूमना। अब सोचिए कि राजा का कितना प्रतिष्ठा अपने आप को बढ़ाने के लिए जो है इस तरह का हरकत करवाते थे, इस तरह का जो है शुरू करवाते थे प्रथा। तो यानी क्वेश्चन पूछता है क्या सजदा और पावोश प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो बलबन ने। सजदा क्या था कि घुटने के बल पर, और हम लोग देखते हैं आजकल मॉडर्न पिक्चर वगैरह में देखते होंगे कि सजदा होता है घुटने के बल पर, प्रपोज करता है। तो उस समय प्रपोज ना करके ये कह सकते हैं कि घुटने का बल पर बैठा और अपना सिर झुकाया, ये सजदा हो गया। और पेट के बल पर पैरों को चूमना पावोश कहलाता था। तो ये प्रथा शुरू करवाया था। इसने दरबार में हंसने पर पाबंदी लगाई तथा ड्रेस कोड लागू किया।
अब इसने क्या किया कि जो ड्रेस कोड था, हुलिया था, यानी सैनिकों के लिए ड्रेस की व्यवस्था, ड्रेस कोड लागू करवाया और बोला दरबार में अब कोई नहीं हंसेगा, बहुत तुम लोग हंसी मजाक करते हो दरबार में। इसने हंसने पर ही पाबंदी लगा दी थी। बलबन ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि, देखिए ईश्वर का प्रतिनिधि यानी इसको कहते हैं फारसी में जिल्ले ए इलाही, यानी कहा गया हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, मतलब ईश्वर हमको भेजा है यहाँ शासन करने के लिए, यानी ईश्वर की छाया। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा हुआ कि किस गुलाम वंश के शासकों ने अपने आप को ईश्वर की छाया ब्रैकेट में जिल्ले ए इलाही कहा है, जिल्ले ए इलाही कहा है। तो किसने कहा है? बलबन ने। अगला है खिलजी वंश, जो 1290 से 1230 ईस्वी तक खिलजी वंश चलता है। इसके राजा 3 प्रमुख राजा हुए, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत ही एक जो है साम्राज्यवादी राजा हुए। इसका जो है क्षेत्र बहुत ज़्यादा क्षेत्राधिकार बढ़ गया था। 1296 से 1316 ईस्वी तक। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक। तो एक एक राजा के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये खिलजी वंश का स्थापना था, संस्थापक थे ये। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की, लेकिन 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। अब देखिए यहाँ से जो है ये जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और उसी का एक भतीजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और ये खतरनाक, बहुत खतरनाक, ये बहुत प्रोग्रेस भी किए, बहुत पूरे साम्राज्यवादी राज्य भी स्थापित कर लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके शासन को अपने बागडोर में ले लिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो जाता है। साम्राज्यवादी का मतलब क्या हुआ कि दूसरे क्षेत्रों को जीत कर अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना साम्राज्यवादी हो गया। तो जलालुद्दीन खिलजी की जैसी ही मौत हुई, यानी मृत्यु, इसकी हत्या हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी बनता है और यहाँ से ये साम्राज्यवादी युग आरंभ कर देता है। जब वह सूबेदार था तभी उसने 1293 ईस्वी में मालवा पर और 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण कर अपना धन इकट्ठा किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी उसी समय से खूंखार था, लड़ाकू थे। 1293 में मालवा पर अधिकार कर लिया, 1294 में वहाँ पर जो है लूट लाट के धन वगैरह जमा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। जो बलबन ने लाल महल बनवाया था, उसी लाल महल पर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण हुए। मंगोल का जो था सर्वाधिक, ये क्वेश्चन पूछता है कि मंगोल का सर्वाधिक आक्रमण किस खिलजी शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चंगेज खां, अब देखिए ये जो मंगोल थे, ये लोग थे मंगोल, जैसे चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने, अब इसी के वंशज से बाद में क्या होता है कि मुगल वंश स्थापित हो जाता है। तो हम लोग मुगल काल में देखेंगे तो ये चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आसियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था। आक्रमण बढ़ गए। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश के शासक थे उस समय ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को विशाल अस्थायी सेना का गठन करना पड़ा। अब कोई किसी का आक्रमण बार बार होगा तो क्या करेगा? चलो वह सेना बनाते हैं ताकि उससे हम अपनी रक्षा कर सकें। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति, रक्त और तलवार यानी पूरा जोश से युद्ध करने पर तुलना, मारपीट, ये सब अपनाया ताकि जो है मंगोल डरे और हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में संस्कृत भाषा में लिखा एक प्रशस्ति अभिलेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मोसिस और सोलोमन जैसे गुण विद्वान विद्यमान हैं। ये इस बार पूछा हुआ सीटेट में है, इसी बार
2024 का जनवरी में, तो इसको ख्याल रखिएगा। देखिए ये संस्कृत का एक प्रशस्ति है, उसमें कहा गया क्या कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ईश्वर का छाया है, ईश्वर का अवतार है, ईश्वर ने उसको इसको यानी खुदा ने जो है उसको सुल्तान बनाया है। क्यों भाई? क्योंकि उसके अंदर मोसेस और सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। तो मोसेस जो है इस्लाम धर्म में मोसेस और सोलोमन एक भयंकर यानी एक पात्र हैं, या जो भी हैं आप लोग देख लीजिएगा, जो इस्लाम धर्मावलंबी है, मोसेस और सोलोमन के कुछ ऐसे ही गुण थे जो अलाउद्दीन खिलजी से मिलता जुलता था। यानी मोसेस और सोलोमन के गुण से अलाउद्दीन खिलजी का गुण मिलता जुलता है, इसीलिए उसके प्रशंसा में ये बात लिखी गई। अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध हुआ। यहाँ का शासक बघेल राजपूत कर्ण था। अब देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1298 में गुजरात पर आक्रमण कर दिया। वहाँ पर एक बघेल राजपूत था कर्ण उसके विरुद्ध में था। 1310 ईस्वी में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। अब देखिए जैसे देखे कि अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, राजा बनता है, इसका साम्राज्यवादी युग ये स्टार्ट कर देता है, यानी युद्ध करना और युद्ध के द्वारा जो है अपने राज्य का विस्तार करना शुरू करता है। तो यानी 1298 में गुजरात, 1301 ईस्वी में रणथंभौर, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की एक नवीन विजय थी। इससे पूर्व चित्तौड़ को किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। चित्तौड़ जो थे वहाँ राजपूत शासक था, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी सुल्तान चित्तौड़ पर आक्रमण करके जीत नहीं पाया था। तो पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लिया था। चित्तौड़ युद्ध के दौरान ही पहली बार जौहर का साक्ष्य पाया जाता है। अब देखिए चित्तौड़ आप देखे होंगे, पद्मावत मूवी देखे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है कई कहानियाँ हैं उसमें, कई कहानी उस पर जिक्र है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है जैसी पद्मावती को देखता है, अलाउद्दीन खिलजी जैसे पद्मावती को देखता है तो वो मंत्र मुक्त हो जाता है। उसका प्रशंसा में सुनता, मतलब देखता नहीं है, उसका प्रशंसा सुनता है कि वो जो है ना विश्व सुंदरी है, उसके सामने कोई दूसरी महिला है ही नहीं सुंदर। तो फिर ये क्या करता है कि उस पर दावा करता है, आक्रमण करता है, शर्त रहता है कि भाई आपको दिखाएंगे। उसका किला भी देखिएगा चित्तौड़ में, वहाँ पर जो चित्तौड़ में था उसी चित्तौड़ में किला में देखिएगा तो अलाउद्दीन को दर्शन देने के लिए एक विशेष तरह का, जो प्रत्यक्ष नहीं शीशे के द्वारा, कि शीशा से आपको देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना है, तो इस तरह का दिखाया गया है उसमें। और कुछ सच्चाई भी है, कुछ इतिहास सच्ची भी है। तो चित्तौड़ युद्ध के दौरान पहली बार जौहर क्या होता था कि जैसे ही युद्ध में राजा वगैरह मर जाते थे तो उस समय का बड़ा भयावह स्थिति होता था, बड़ा भयावह जो है कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो है ना नर्क जैसा होता था कि कोई राजा युद्ध में हार जाए, वहाँ की रानियाँ हो गई, उसकी राजा के बहन हो गए, जितना सुंदर स्त्रियाँ होती थी वो राजा का हो जाता था। और राजा क्या करते थे कि राजा जो जीते हुए राजा होते थे, अब जो सुंदर कहानियाँ हैं मंत्री के बीच में छोड़ दिया महिलाओं को, या फिर लड़कियों को जो सुंदर थी उसके हिस्से में, उस दल के हिस्से में। मतलब सोचिए ना कि दरिंदगी का हद था उस समय, तो दरिंदगी का हद था। तो इसीलिए महिलाएं सब सोचती थी कि भाई चलो यदि वो मर गया, हमारा राजा हार गया और कोई राजा दूसरे राजा राज्य में हमारा जीत गया, हम गुलाम हो गए, तो नर्क जीने से अच्छा क्या है जौहर कर लेना। तो जौहर में क्या होता था कि जलती हुई आग रहती थी एकदम, और उसी में जो है सामूहिक रूप से महिलाएं कूद जाया करती थी कि हम जान दे देंगे लेकिन हम तुम्हारा गुलाम नहीं बनेंगे, तुम्हारा हम मनोरंजन का साधन नहीं बनेंगे। तो जौहर का साक्ष्य पहली बार चित्तौड़ युद्ध के दौरान ही पाया जाता है, जो रानी पद्मावती द्वारा किया गया था। रानी पद्मावती के द्वारा किया गया था। आप लोग जाइए पद्मावत मूवी एक बार देख के आइएगा, थोड़ा सा इसमें इतिहास उससे मिलता जुलता है। 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा बाहरी आक्रमण से रक्षा हेतु किलेबंदी कर दी। अब जो राजधानी दिल्ली में थी उस राजधानी को ले गए कहाँ, सीरी ले गए, और उसका किलेबंदी भी कर दिया ताकि जो है मंगोल आक्रमण नहीं कर सके। दक्षिण में अलाउद्दीन ने सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया, जहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। अब देखिए ये दक्षिण विजय का उसका सेनापति था मलिक कफूर को भेजा था और पहला आक्रमण किया था तेलंगाना पर। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का नेता मलिक कफूर था।
प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया एवं उसे विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भी दिया। अब जो विश्व प्रसिद्ध एक ही कोहिनूर हीरा है ही, एक ही। अब ये हीरा था किसके पास? जो वहाँ के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उसके पास था। आत्मसमर्पण कर दिया मलिक कफूर के पास और वो हीरा जो है इसको दे दिया। और अभी आपको पता है ये कोहिनूर हीरा कहाँ है? ये कोहिनूर हीरा जो ब्रिटेन की महारानी है उसके गले में हार बनकर है। क्यों? क्योंकि इस तरह का वो हीरा जो भी जीतते थे उस राजा को, वो हीरा वही राजा ले जाते थे। धीरे धीरे मुगल के अधीन आया और फिर जो है मुगलों के अधीन से वो हीरा चला गया। जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो अंग्रेज़ शासन करने लगे तो अंग्रेज़ के पास चला गया। तो वो कोहिनूर हीरा जो है अभी ब्रिटेन की महारानी के गले में है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया तथा अपने विजय पताका फहराया। यानी दक्षिण भारत पर भी इसने जो है अपना परचम लहरा दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। सिकंदर देखे होंगे, जो नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक घनानंद, उसके रीजन में यहाँ सिकंदर जो है आक्रमण करने आया था। सिकंदर सोचता था कि हमको विश्व विजेता बनना है। वो जीतते हुए कई प्रदेशों को हमारे देश में आ भी गया था, लेकिन यहाँ पर उसके सैनिक डर से सिंधु नदी जो है पार करने से मना कर दिया था। तो उसी तरह ये अलाउद्दीन खिलजी भी जो है विश्व विजेता की ओर बढ़ रहा था, इसीलिए इसको कहा जाता है दूसरा सिकंदर। वह प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना का गठन किया व सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। अब ये अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि इसके पहले क्या था कि इक्ता प्रथा था, यानी सेवा के बदले जागीर दे देना, जमीन दे देना। लेकिन अब क्या किए, ये अस्थाई सेना बना दिया और वेतन देना यहाँ से शुरू कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने पहली बार घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिक के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की। घोड़े को क्यों दागा जाता था? कि इसलिए कि देखते हैं कोई सर्च में आता है, कोई जांच में आता है ना, तो दूसरे का बिल्डिंग वगैरह दिखा देता है, दूसरे का कुछ प्रॉपर्टी दिखा देता है कि ये मेरा ही है और फिर उसको लाइसेंस वगैरह मिल जाता है। तो उसी तरह जो है ना उस समय घोड़ा जो था तो सब सरदार को सब सामंत को घोड़ा रखना था। और जब युद्ध के समय में घोड़े की ज़रूरत होती थी तो वो युद्ध में भाग लेता था। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि जैसे हम सामंत हैं, हमारे यहाँ जांच टीम आ रही है, तो बगल अगल का जो सामंत है उसका घोड़ा मंगवा के हम दिखा दिए कि हमारे पास 2000-5000 घोड़ा है। तो इस तरह क्या हो जाता था, बेईमानी हो जाता था, राजा के साथ धोखा हो जाता था। तो बोला कि एक काम करो, सबको जो है ना मोहर देंगे, दागो, इस मोहर का तुम सामंत, उस मोहर का वो सामंत, इस तरह दाग के रखेगा तो क्या होगा, अब घोड़ा तुम मिक्स नहीं कर पाएगा। अलाउद्दीन ने भूमि उत्पादकता के आधार पर कर का निर्माण किया कि जितना सा भाई उपज होगा उसके आधार पर हम तुमसे टैक्स लेंगे, यदि उपज नहीं होगा तो नहीं लेंगे, उपज ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा लेंगे। राज्यों में 3 प्रकार के कर लगाए। 3 प्रकार का कर था। खराज, कृषि कर था, यानी जो खेती वाला ज़मीन है उस पर कर खराज कहलाता था। घर पर कर घरी कर कहलाता था और चारागाह पर कर चरी कर कहलाता था, यानी चरी कर। तो ये 3 प्रकार का कर था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत प्रसिद्ध थी। बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए गए थे, यानी कोई भी व्यापारी अपना मनमाना दाम से बेच नहीं सकता, यानी फिक्स प्राइस कर दिया था। आप सब सामान का फिक्स प्राइस कर दिया था, यानी कि आप अपना मनमाना मूल्य नहीं ले सकते हैं। व्यापारियों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत नामक विभाग बनाया था कि जो व्यापारी पर नज़र रखेगा। कौन? दीवाने रियासत, कि कौन ज़्यादा मूल्य ले रहा है, कौन कम तौल रहा है, विभाग बनाया। राजस्व में भ्रष्टाचार रोकने के लिए दीवाने मुस्त खराज, 2 तरह का, यानी व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए, व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत, और भ्रष्टाचार ना हो उसको देखने के लिए दीवाने मुक्त खराज स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, हौजे खास, सीरी पोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया तथा सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी सीरी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना, जो सुदूरवर्ती इलाके में बंजारे लोग रहते थे, उस बंजारे लोगों से
काम लिया करते थे। कैसे कि दूर दराज से अपने बैलगाड़ी पर वो सामान जो है लाते थे, यानी अनाज वगैरह लाते थे और मंडी वगैरह तक पहुंचाने का काम इसी बंजारा लोग करते थे। ये सीटेट में पूछा हुआ है, बंजारा लोग करते थे। और बंजारा जो है झुंड में चलते थे, 50, 10, 20 बैलगाड़ी चल रहा, अनाज और कहाँ जाएगा वह, राजधानी जाएगा, यानी बाजार जाएगा, राजा का बाजार जाएगा, वहाँ ले जाता था। तो जो झुंड में जाता था उस झुंड को कहा जाता था टांडा, यानी बंजारों का जो समूह होता था, बंजारों के समूह को कहा जाता था टांडा। इस बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो बंजारों से अन्न यानी अनाज ढुलवाने का काम जो है किस खिलजी शासकों ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बंजारों का जो समूह होता था, कारवां होता था, वो कारवां क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे, जिसे तोताए हिंद भी कहा जाता था। यानी दरबारी कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। इसको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो की कृतियाँ थी लैला मजनू, तुगलकनामा, आशिक, तारीके अलाई, ये सब उसकी कृति है, लिखावट है, लिखे हुए हैं। अमीर खुसरो के प्रमुख आविष्कार थे सितार, तबले, कव्वाली और बीना। बीना को ये संशोधित किए थे, बीना पहले से था, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बीना में कुछ कमी था। ये सितार इसी का आविष्कार है, तबला इसी का आविष्कार है, कव्वाली इसी का आविष्कार था और बीना को संशोधित किया था। अमीर खुसरो का दरगाह निजामुद्दीन में है। अमीर खुसरो का दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन में है। अब ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो है ये उसका बेटा मुबारक शाह खिलजी राजा बनता है। इसने खुद को खलीफा घोषित किया। इसके काल में भी मंगोलों के आक्रमण हुए, मंगोल का आक्रमण जारी था। अब हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। हमको लगता है कि ये 2 वंश हो गया इसमें, गुलाम वंश और खिलजी वंश। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर भी लीजिएगा। अगले वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे विथ प्रीवियस ईयर, सीटेट का जो प्रीवियस ईयर है वो सब भी हम कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।